अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ मी मोहम्मद सलेमान वंस अगेन एंड वेलकम टू अनदर पॉडकास्ट वीडियो। उम्मीद है आप सब खैरियत के साथ होंगे। और आफ्टर सो लॉन्ग ये जो है ना वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ पॉडकास्ट की। और आज की जो हमारी बुक है वो बेसिकली है द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसके बारे में कहते हैं कि ये बुक एक बार ज़िंदगी में हर इंसान को बस पढ़नी चाहिए। तो चलते हैं इंट्रोडक्शन की तरफ, जिसमें मॉर्गन हॉसल जो है ना नेपोलियन के कोट के साथ इंट्रोडक्शन का स्टार्ट करता है। और वो कहता है कि जो जीनियस है ना वो नहीं है कि जो बड़े काम करता है, बल्कि जीनियस वो है जो एवरेज काम करता है उस वक्त जब जो अक्लमंद है ना वो अपना दिमागी तवाज़ुन खो चुके होते हैं और उल्टी सीधी हरकतें कर रहे होते हैं। बुक के अंदर 20 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर एक बड़े यूनिक पर्सपेक्टिव और यूनिक टॉपिक को कवर कर रहा है। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, जिसमें वो कहते हैं कि नो वन इज़ क्रेजी। कहते हैं कि कोई भी पागल नहीं होता। आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है ना पैसे को लेके वो सिर्फ 0.000001 है, जबकि बाकी आपका माइंडसेट है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। इसको वो इस तरह डिफाइन करता है कि हर बंदा एक अलग माइंडसेट में ब्रॉड अप होता है। किसी जैसे वो रिच डैड और पुअर डैड में कहता है कि एक वो माइंडसेट होता है और एक रिच माइंडसेट होता है। कहता है हर माइंडसेट डिफरेंट होता है, कोई गलत नहीं होता, कोई पागल नहीं होता, लेकिन वो उसका माइंडसेट होता है जो उसको बना रहा होता है। तो देन उसके बाद इसी को बैकअप करते हुए वो चैप्टर 2 है जो है ना, उसमें लिखता है कि लक एंड रिस्क। कहता है कि हर चीज़ इतनी अच्छी भी नहीं है जितनी आप देखते हैं और इतनी बुरी भी नहीं है जितनी आप देखते हैं। अगेन ये आपका माइंडसेट ही है। कहता है कि लक और रिस्क को वो इस तरह डिफाइन करता है कि कहता है ये दोनों ना बस भाई हैं, हम ज़ात ही हैं, बस इसमें फ़र्क बड़ा कम है कि आपकी स्किल क्या है, आपकी लक क्या है, आपने रिस्क कितना बिजनेस में लेना है, सेंस ऑफ रिस्क कितनी है, रिस्क एपेटाइट कितनी है आपकी। ये चीज़ें आपने जो है ना पैसे के साथ देखनी है। इसमें आगे चल के वो कहता है कि इन्वेस्टमेंट के वक्त जो है ना हम सोचते हैं कि अगर हमारी इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई है तो हम लकी थे, और अगर नहीं हुई तो ये जो है ना फेलियर है। तो वो कहता है कि इट्स परफेक्टली फाइन अगर आप कोई रिस्क लेते हैं और वो नहीं काम करता। तो इन्वेस्टमेंट ऐसी ही है, साइनोसाइडल वेव है, अप्स एंड डाउन्स है। यहाँ वो कहते हैं कि अगर आपका फेलियर हो गया तो इट्स परफेक्टली फाइन, आप खुद को माफ़ कर दें और मूव ऑन कर दें। देन चैप्टर 3 में आके इसको वो डिफाइन करता है और वो कहता है कि नेवर इनफ। कहते हैं कि सेंस ऑफ इनफ जो है ना इट्स अ ब्लेसिंग। ऐसा नहीं है कि जो है ना सेंस ऑफ इनफ ये है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ टेबल पे छोड़ के चले जाएं और जो है ना लोगों के लिए वो अपॉर्चुनिटी छोड़ें, जबकि सेंस ऑफ इनफ ये है कि आप ये देखें कि रिग्रेट से हमेशा बेहतर है जो चीज़ मिल गई है। इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आप अपॉर्चुनिटीज़ छोड़ने लग गए। इसका मतलब ये है कि जब आपने इनफ कर लिया ना, मतलब ऑलरेडी आपको पता है कि आपने बहुत ज़्यादा गेन कर लिया, तो बस ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन, नाउ इट्स टाइम टू स्टॉप। इसकी एक एग्जांपल ये देता है, कहता है जब तक आपका पेट नहीं ख़राब होता आप खाते रहेंगे ना, तो फिर आपको एहसास होगा कि यार कि वॉमिटिंग जो है ना वो ज़्यादा तकलीफ दे अमल है, तो मुझे खाना ही रोक देना चाहिए था उस वक्त। तो इसकी एक एग्जांपल वो ये देता है। देन उसके बाद चैप्टर 4 में जाके कहता है कंपाउंडिंग और कंपाउंडिंग। कहता है कि आपने इन्वेस्टमेंट जब करनी है ना तो आपने ये नहीं देखना कि मैंने आज की तो कल मैं करोड़पति बन जाऊँगा, जबकि कंपाउंडिंग होती ही लॉन्ग टाइम है। देन इसके बाद वो फिर वार्नर बफेट की एग्जांपल देता है कि वो जो है ना 30 में उसने जो है ना अपना फर्स्ट मिलियन कमाया और 65 में जाके वो जो है ना मिलीनियर बना। देन अगले चैप्टर में इसी बात को बैक करते हुए लिखता है कि गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। कहते हैं दोनों अलग अलग स्किल है, अमीर होना एक अलग स्किल है और अमीर रहना एक अलग स्किल है। इसको समराइज़ करूँ ना तो गेटिंग वेल्थी और स्टेइंग वेल्थी के दरमियान का जो फ़र्क है ना वो सिर्फ सर्वाइवल है, कि आप सर्वाइव कर रहे हैं। उसके बाद चैप्टर 6 में वो कहता है कि टेल्स और यू विन। कहता है कि आप आधी ज़िंदगी अपने गलत हो सकते हैं और आधी ज़िंदगी में जाके बन सकते हैं। इसके एग्जांपल वो ये देता है कि आपके जो वीसीज होते हैं ना वो 50 कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, जिनमें से 25 नाकाम हो जाती है, और जो है ना 10-15 एवरेज चल रही होती हैं, 2 से 3 ऐसी काम करती हैं कि वो सारा रिटर्न आपको दे देती हैं। तो फिर अगेन वो वार्नर बफेट की एग्जांपल देता है कि उसने 300 स्टॉक्स लिए थे, जिस सारी ज़िंदगी रखे उसने, उसमें से उसके 10-20 ठीक चल रहे थे और 3 से 4 स्टॉक्स ऐसे थे जिन्होंने उसको बनाया था। उसके बाद चैप्टर 7 में वो कहता है कि फ्रीडम। कहते हैं कि कंट्रोलिंग योर टाइम इज़ द हाईएस्ट डिविडेंड मनी पेज। कहते हैं अपने वक्त को जो कंट्रोल करना है ना ये वो हाईएस्ट रिटर्न है जो पैसा आपको देगा, जिसे आप कहते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम। आप सुबह उठें, आपने क्या करना है, किसके साथ करना है और कब करना है, ये जो फ्रीडम है ना ये पैसा देगा और ये सबसे हाईएस्ट डिविडेंड है। उसके बाद वो अगले चैप्टर में लिखता है कि मैन इन द कार ऑफ पैराडॉक्स। कहते हैं मैं आपको बताता हूँ कि अभी जो आपने देखा फाइनेंशियल फ्रीडम वो था हाईएस्ट डिविडेंड, अब मैं आपको लोवेस्ट डिविडेंड बताता हूँ। आपको लगता है पैसे से इज्जत जो है ना टैका ख़रीद सकते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो काम आपके जो है ना
बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा आजी से, सोशल वर्क से, एक्ट ऑफ काइंडनेस से, इन चीज़ों से आप इज़्ज़त कमा लेंगे। लेकिन अगर आप पैसे से इज़्ज़त कमाना चाहते हैं ना, तो ये आप लोएस्ट डिविडेंड है जो आप कमाएंगे। इसके बाद 9वें चैप्टर में कहते हैं कि वेल्थ इज़ व्हाट यू डोंट सी। कहते हैं कि अगर पैसा कोई इस तरह खर्च कर रहा है ना कि लोगों को दिखाने के लिए अच्छी गाड़ी, अच्छा फ़ोन लेके, तो जल्द ही उसके पास पैसा ख़त्म हो जाएगा। कहता है असल दौलत वो है जो आप किसी की नहीं देख रहे। जो कहते हैं कि जो आप उसकी गाड़ी और फ़ोन देख रहे हैं, हो सकता है उसने लीज़ पे लिया हो सकता है उसने इंस्टॉलमेंट्स पे लिया हो, लेकिन आप नहीं देख रहे। अमीर वो ज़रूर हो सकता है कि एक सर्टेन अमाउंट चाहिए इन सब चीज़ों के लिए, लेकिन वो दौलतमंद नहीं हो सकता। असल दौलत वो है जो आप नहीं देख रहे। फिर उसके बाद 10वें चैप्टर में वो कहता है कि सेव मनी। कहते हैं कि ये एक ऐसा अलमिया है कि हमारी कौम को नहीं पता, उन्हें कोई स्पेसिफिक रीज़न चाहिए सेव करने के लिए पैसे, जबकि आपको पैसे सेव करने के लिए या सेव करने के लिए कुछ भी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं चाहिए। अगर आप अपनी गाड़ी को मैकेनिकल से हाइब्रिड पे लाते हैं तो आप फ्यूल सेव कर रहे हैं पर माइल। तो कहते हैं ये ऐसी चीज़ है जो हमारी कौम को शऊर नहीं है, तो सेविंग करनी चाहिए, ये बहुत अच्छी चीज़ है। देन उसके बाद वो 11वें चैप्टर में कहते हैं कि रीज़नेबल इज़ ग्रेटर देन रैशनल। कहते हैं कि आप इसकी एक एग्जांपल ये देते हैं कि अगर आपको लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, इसके ये फ़ायदे हैं, ये आपने सारा बैकग्राउंड हिस्ट्री चेक कर लिया, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कहते हैं कि चलो यार मैं किसी फ्रेंड से बोरो करके तो इधर इन्वेस्ट करता हूँ, इट्स रैशनल डिसीजन। लेकिन अगर आप उसको रीज़नेबल देखें ना, तो ये रीज़नेबल डिसीजन नहीं है कि आप किसी से लेकर इन्वेस्ट कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट है, कुछ भी हो सकता है वो नुकसान में चली जाए तो आप तो डेट में चले जाएंगे। तो कहते हैं कि रीज़नेबल इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन रैशनल। देन उसके बाद 12 चैप्टर में वो कहते हैं सरप्राइज़। कहते हैं वो वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज़। और उसके बाद वो बताते हैं कि अगर आप हिस्ट्री पढ़ के कोई फ़ैसला करते हैं ना कि यार हिस्ट्री में ये हुआ था पास्ट में, तो फ्यूचर में भी ऐसा होगा, तो कहते हैं हमेशा याद रखें कि जो पहले कभी नहीं ना हुआ वो इस बार लाजमी होगा। और इन्वेस्टमेंट का एक रूल बताता है कि सबसे डेंजरस वर्ड ये है कि ये पहले कभी नहीं हुआ था, इट इज़ डिफरेंट दिस टाइम। ये 4 वर्ड्स जो है ना डेंजरस हैं इन्वेस्टमेंट में। ये आपने जब भी होना तो बहुत देखभाल के इन्वेस्टमेंट करनी है, क्योंकि सरप्राइजेज हैं ये सारे। अच्छा, उसके बाद चैप्टर 13 में कहते हैं कि रूम फॉर एरर। कहते हैं कि आपने अपने प्लान करते हुए ना हमेशा रूम ऑफ एरर रखना है, कि अगर आपका प्लान अकॉर्डिंग टू योर एक्सपेक्टेशन या अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटजी नहीं चलता, तो तब आप क्या करेंगे। कहता है कि हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम टेक्निकल देख लेते हैं कि यार हाँ ये हुआ तो मैं यहाँ देख लूँगा, लेकिन इमोशनली उसको काउंटर नहीं करते हैं कि यार क्या इमोशनली इतना बड़ा रिस्क हम बर्दाश्त कर लेंगे। कहते हैं कि रूम फॉर एरर हम नहीं रखते अपने प्लान में। और उसके बाद कहते हैं कि आपने ना एक्सपेक्टेशन बड़ी लो रखनी है। ठीक है, खुश रहने का ये सुनहरा मौका है कि आप अपने प्लान के साथ एक्सपेक्टेशन लो रखें, और एक प्लान के ऊपर मल्टीपल प्लान्स नहीं बनाएं कि एक अगर रूम ऑफ एरर नहीं है तो वो किसी में भी नहीं होगा। तो कहता है रूम ऑफ एरर बहुत असेंशियल। के बाद चैप्टर 14 में कहता है कि यू विल चेंज। कहता है कि आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सबसे बड़ा मसला ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं बहुत अच्छी होती है, लेकिन कुछ देर बाद आपका शौक और इंटरेस्ट भी बदल देता है, इंसान की नेचर है। तो वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो आपने की होती है ना जिस वक्त, और वो जब मिडल में आप पहुंचे तो आपका इंटरेस्ट ही चेंज हो गया होता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग। कहते हैं लॉन्ग टर्म प्लानिंग का ये इशू है। और फिर वो कहते हैं कि कंपाउंडिंग जो होनी है ना वो लॉन्ग टर्म पर ही होनी है। तो इसका एक रूल 1 है कि अगर सब चीज़ें ठीक चल रही है ना, आपका इंटरेस्ट भी बदल गया है, तो किसी चीज़ को छेड़े मत। ठीक है ना, ये रूल है कि फजूल नहीं छेड़ना है किसी चीज़ को। ज़रूरत है तो करें काम, छेड़ें चेंज करें, नहीं है तो उसको जो चल रहा है उसको चलने दें। उसके बाद चैप्टर 15 में कहते हैं कि नथिंग इज़ फ्री। कहता है कि हर चीज़ की कीमत है, इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है। अगर किसी चीज़ की टैग के ऊपर प्राइस नहीं लिखी हुई ना, तो इसका मतलब नहीं है वो फ्री है, उसकी भी प्राइस है। इसकी एग्जांपल ये देता है कि कहता है कि हर वो काम आसान है जो आप खुद नहीं करते, और अगर कुछ चीज़ फ्री है ना तो आप हैं प्रोडक्ट। इफ़ समथिंग इज़ फ्री यू आर द प्रोडक्ट। तो इसके बाद चैप्टर 16 में वो लिखता है यू एंड मी। कहता है कि आपने ना कोई फाइनेंशियल एडवाइस लेने में या कोई भी एडवाइस लेते हुए ना, आपने ये देखना है कि जो आपकी फील्ड है और जिससे आप एडवाइस ले रहे हैं उसकी फील्ड सेम हो। ये नहीं करना कि चाचे पुप्पे मामे ताए से जाके एडवाइस ले, उनको क्या पता कि आप क्या कर रहे हैं। तो कहते हैं कि आपने ये सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है, वरना बहुत डेंजरस रिजल्ट्स आएंगे आपके पास। तो आपने हमेशा उसी से ही फील्ड लेनी है एडवाइस जो उस फील्ड का हो। देन चैप्टर 17 में कहते हैं द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। कहते हैं कि ऑप्टिमिज्म जो होता है ना वो बड़ा मुश्किल होता है। वो देखने में ऐसे लगता है कि जैसे कोई सेल्स पिच आपको करे कुछ बेच रहा है, जबकि पेसिमिज्म इतना अट्रैक्टिव होता है कि वो आपको ऐसे लगता है कि कोई आपकी मदद कर रहा है। कहते हैं वो जानदार जो ख़तरात को जो है ना वो अपॉर्चुनिटी से ज़्यादा अच्छा देखते हैं, वो ज़िंदगी में ज़्यादा जीते हैं और सर्वाइव भी करते हैं और रिप्रोड्यूस भी करते हैं। ये एक वो एग्जांपल देता है इस चैप्टर में।
उसके बाद चैप्टर 18 में कहता है कि व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग, कहता है कि जो दुनिया का व्यू है ना वो किसी के पास भी पूरा नहीं है। हर बंदा वो गैप फिल करने के लिए एक नैरेटिव बनाता है अपना और उसे वो गैप को फिल कर लेता है। इसकी वो एग्जांपल ये देते हैं कि जब हम प्लान या कोई स्ट्रेटजी बना रहे होते हैं तो हम उतनी बनाते हैं जितनी हमें आती है, जितनी हमें नहीं आती हम उसको एज्यूम कर लेते हैं और उस एजम्पशन के ऊपर अपना यकीन बिठा लेते हैं कि यही होगा। तो कहते हैं कि ये ओवरली बिलीव है जो बहुत ख़तरनाक है, क्योंकि हमें एक्चुअल चीज़ का नहीं पता। लेकिन हमने कहते हैं ये, और ये सबके साथ है दुनिया में, किसी को भी दुनिया का पूरा व्यू नहीं आता। हर बंदा जो है ना जम्पशन पे चल रहा है और उसको इतना मजबूत कर लेता है कि वो उसे यकीन बना लेता है। इसके बाद चैप्टर 19 में कहता है ऑल टुगेदर नाउ, कहता है अभी तक जो मैंने आपको बताया ना वो आपको लगा कि मैंने मनी की साइकोलॉजी बताई है, जबकि मैंने आपको आपकी मनी की साइकोलॉजी बताई है। जितने भी पैरामीटर्स हैं ना वो आपने अपने ऊपर अपनाने हैं और आपको अपनी मनी के बारे में पता चलेगा, पैसों के बारे में पता चलेगा। कहते हैं मैं आपको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे सकता, वो इस वजह से नहीं दे सकता, मुझे नहीं पता आप कौन है, क्या करना चाहते हैं, किस लाइन ऑफ फील्ड में है, कब करना चाहते हैं। तो कहते हैं ये बड़ी मुश्किल है। तो मैंने ये जो साइकोलॉजी ऑफ मनी के जितने पैरामीटर्स बताए ये आपको आपकी मनी के बताए हैं। देन उसके बाद चैप्टर 20 में कन्फेशन करता है, वो कहता है कि ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ये मैंने खुद की हैं। जैसे सेविंग्स वाली बात, वो मेरी फैमिली नहीं मानती थी सेविंग करने पे, मैंने सेविंग स्टार्ट की। देन उसके बाद कंपाउंडिंग वाले में क्या कहता है कि जो चीज़ चल रही हो उसको आपने बेफजूल बेतुक्का पंगा नहीं देना उसमें कि ख़राब कर दें, आप उसको चलती चीज़ को नहीं छेड़ना। ये सारे कन्फेशन करता है और इसी के साथ ही बुक इख्तिताम पजीर होती है। ये थी साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की 20 चैप्टर्स की समरी। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट और क्रिस्प किया, अंडर 10 मिनट इंशाल्लाह होगी। तो स्टे ट्यून फॉर मोर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमान अल्लाह, बाय बाय।